हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आप लोगों के अकॉर्डिंग ये आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों के कमेंट्स थे, बच्चों का ऐसा मानना था कि अभी हमारे स्कूल के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगी, तो उसकी प्रिपरेशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका सोल्यूशन आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जानते हो? हाईएस्ट पावर 2 हो। तो देखो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? यस, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यही क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके साथ में कुछ एड ऑन करना है। वो क्या है? वेयर a b c आर रियल and BC are 0 but A is not. Very good. A, B, C are real. B, C may be 0 or not be 0. But A not equal to 0. ये है complete quadratic equations जिसमें ए बी सी यूज हो रहे हैं। और ए बी सी क्या है? रियल हैं। बी और सी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों से जब क्वाड्रेटिक पूछी जाती है तो वो स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, बट ये सफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है आपका। तो अब ए बी सी रियल है और बी और सी 0 है भी और नहीं, कैसे? आइए चेक करते हैं एक बार। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल बताने से पहले कुछ आपको एक बेसिक यहाँ बता रहे हैं, उसको भी समझिएगा। तो ये ax² होता है और bx प्लस c, इसमें a क्या होता है? ये a क्या है? तो a जो है ना इज अ कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है? किसका कोफिशिएंट है? यस, कोफिशिएंट ऑफ x²। और नाउ द b इज अ कोफिशिएंट ऑफ yes, b is coefficient of x और c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। दो वर्ड और इसके साथ में देख लीजिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक टर्म यूज होगी बेटा, वेरिएबल। क्या आएगा? तो वेरिएबल का मतलब होता है जो आप ABCD लिखते हो, ABCD, ये जो लिखते हो आप Z तक, Z, ये ABCD ही आपकी वेरिएबल है। और इसके साथ एक वर्ड और यूज होगी टर्म्स जिसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जस्ट अ नंबर। ये क्या होता है बेटा? जस्ट अ नंबर। ये बस एक नंबर होगा, नथिंग। इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट आप जो कांस्टेंट होता है ये आता है बेटा विदाउट वेरिएबल। क्या रहता है? यस, विदाउट वेरिएबल। जिसमें वेरिएबल नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट। इसको एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो a क्या होता है? x² के साथ जो भी लिखा गया है वो कोफिशिएंट ऑफ x²। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एंड b इज अ कोफिशिएंट ऑफ और c इज अ। अब कांस्टेंट आप जान चुके हैं कि जस्ट नंबर होता है। ABCD जो आपके अल्फाबेट लिखे होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, समझ आया ना? अब यहाँ पे आ जाओ तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? वैल्यू ऑफ a क्या है? अगर कहीं कोई नंबर नहीं रिटन में है तो फिर वहां हम कंसीडर करते हैं बेटा 1। नाउ सेकंड वन इज b इज इक्वल टू 5 एंड अनदर नंबर कांस्टेंट इज 6। डेफिनेशन कहती है b और c में भी 0 नॉट भी 0। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन b और c 0 नहीं है। इसी को थोड़ा सा और हम सेकेंड एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सपोज x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू ऑफ a, value of b and the value of c 0. One another example, x² is equal to, now the value of a 1, value of b, value of c। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा होता है where a b c are the real, b और c में भी 0 और not भी 0। तो देखो यहाँ b और c 0 नहीं है, यहाँ 0 है बट यहाँ 0 नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर b और c जो उनकी रियल फॉर्म में है तो वो रहे। जैसे 0 है, अब यहाँ b और c की वैल्यू आपको 0 दिख गई, सेकेंडरी।
जो इसको और लिखा जाता है, आप इसको और अनदर और दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो फिर आप इसके लिए एक और सेंटेंस बोल सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। तो आप कोई भी आपको वेरिएबल दिया गया है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए। आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो ये तो आपको दिख गया यहाँ पे ax स्क्वायर, सेकेंडरी bx प्लस c। तो b यहाँ 0 है, c यहाँ 0 है, 0 इंटू एक्स 0, 0 प्लस 0, नाउ हमको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, मतलब x की जो पावर है वो कितनी है, 2, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट इसका इम्पैक्ट b और c पे कैसे पड़ता है उसको एक बार चेक करते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन में ऐसा क्यों बोला जाता है। सपोज आपके पास एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आपने ये एग्जांपल लिया है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, ओके। आपके पास सपोज आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर ले लो, देन 5x प्लस 6। अभी यहां देखिए, अभी आपने x के कोफिशिएंट को 0 कर रखा है, यहाँ कांस्टेंट को भी वन टाइम में 0 किया, बट इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट, वो हाईएस्ट डिग्री उसकी वही 2 है। बट यहाँ जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को 0 करते हो, देन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, फाइनल रिजल्ट क्या है, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टडी करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। नाउ द इक्वेशन कन्वर्ट इनटू अ लीनियर फॉर्म बिकॉज डिग्री ऑफ x इज 1। तो पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक, और जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कंसीडर किया, देन इक्वेशन कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। इसीलिए बोला जाता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में वेयर a b c आर द रियल, b और c may be 0 not be 0, but a not equal to 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में। गॉट इट ना? चलिए आगे देखते हैं, इस पे हम कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको इसको पैराबोला में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो ये कि कॉन्सेप्ट अगर हमें एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इतना डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। जैसे सपोज 2 पैराबोला होते हैं हमारे पास। अब एबीसी की जो आप वैल्यू निकालते हो, क्या निकालते हो, एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकालते हो। फिर भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दे दूं। अगर आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आप क्या लिखने वाले हो, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, वेरी गुड। नाउ 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, वेरी गुड, c इज इक्वल टू, व्हाट इट ना। तो ये आप सारी वैल्यूज निकाल पा रहे हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ 5 है, तो a b c तीनों रियल होते हैं। अब सपोज अगर एक पैराबोला बनाओगे, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। पैराबोला का डायरेक्शन क्या है, हाँ। तो जब भी पैराबोला बनता है अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स में क्या रहता है, a इज पॉजिटिव, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है पैराबोला में, ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ी होगी। बट अगर यही पैराबोला आप चेंज कर देते हो, इस पैराबोला को आप डाउन सफिक्स में बना देते हो, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो जो ये डाउनवर्ड है, इसमें a की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव, 0 से छोटी रहेगी। तो आपको बस ये देखना है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वो अनदर मैटर है, टॉपिक को जब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी आपको ये याद रखना है, जब अपवर्ड्स बनेगा तो पैराबोला a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और डाउनवर्ड बनेगा तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकती है, व्हाट इट ना, सेकेंडरी।
अगर आपने कोई पैराबोला बना रखा है, ये समझ आया? देखिए हमारे पास एक पैराबोला है। अब यहां अगर देखें तो ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? वर्टेक्स। ओके, इस वर्टेक्स के होते हैं कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के क्या होते हैं? वो कोऑर्डिनेट क्या, जैसे भी लास्ट ईयर एक बार बोर्ड में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो आपके 4 ऑप्शंस थे। तो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे -b/2a, ठीक है। और सेकेंडरी यहां आ जाएगा d/4a, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे आए? ये कोऑर्डिनेट कैसे आए? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट है। तो आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होती है, जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं कि आपके पास ए है, ओके, तो ए को ऐसे आप कट कर सकते हो, तो ये सिमेट्रिकल है। ये कैसी है? सिमेट्रिकल है ना, है ना। या फिर आपने एम बना रखा है तो यहां कट कर सकते हो। तो अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये सोचिए कि स्ट्रेट लाइन से जब आप उसको डिवाइड करो तो 2 इक्वल ज्योमेट्री, आपको इक्वल शेप दिखनी चाहिए। तो देखिए इसमें इस लाइन के इधर और इधर दोनों साइड में कैसा है? इक्वल है ना, इक्वल कंडीशन दिख रही है ना। तो इसी पैराबोला पे एक हमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है, समझ गए, है ना। अब इस कोऑर्डिनेट को समझने के लिए, पैराबोला के इस कोऑर्डिनेट को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा, पहले उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत वेटेज भी बोर्ड में मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। मोस्टली इसके 4 स्लैब में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो जो 4 स्लैब है, उन 4 स्लैब से हर एक स्लैब से एक क्वेश्चन आता है। और जिनको भी वो 4 स्लैब जानने हैं बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो फिर आपको पता लगेगा कि हम पर्टिकुलर किस स्लैब की बात कर रहे थे। और हर स्लैब पे मैं एक वीडियो बना के डालूंगा और 100% बोर्ड में वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, जैसे हमने इस कोऑर्डिनेट को सिमेट्रिकल निकाला। अब मैं आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी बताता हूँ, पहले आप ऐसे समझिए। ये आपका कौन सा एक्सिस होता है? ये कौन सा है? वाई। सपोज ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 0 यहाँ है, 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ आ रहा है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये y पे आपको 2 पे कांस्टेंट स्पीड के साथ वेलोसिटी, जैसे आपने टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ा, अगर आपकी y की वैल्यू 2 है ना, मींस अगर इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना पड़े 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, तो यही स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी या नहीं? तो ये लाइन जो है वो ग्राफ के अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल है। तो इसी सिमेट्री पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो गई? नो, यहाँ y की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ भी कितनी है, और यहाँ भी कितनी है, और यहाँ भी कितनी है। तो y की वैल्यू हर एक प्लेस पे क्या है बेटा? 2। समझ पा रहे हो? y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? वेरी गुड। सेम यहाँ भी आपको यही चेक करना है। जब ये आइडेंटिकल बनेगा, सिमेट्रिकल बनाओगे, तो इस लाइन पे हमें इसके कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है। ओके, कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है। इसको मान लेते हैं बेटा अल्फा, 0, और यहाँ ले लेते हैं बीटा, और ये जो आइडेंटिकल है ये, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू तो यहाँ रहेगी, सब पे सेम रहेगी। तो जब इस लाइन पे वो वैल्यू सेम मिलेगी तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। और सिमेट्रिकल क्या होती है? जस्ट इक्वल होती है। इट मींस, स्लो बहुत अच्छे से समझना, ये लाइन और ये कैसे रहेंगे? इक्वल, अगर ये सिमेट्रिकल है। समझ गए? जैसे मैं आपसे ये बोलूं, अगर ये m है और ये सिमेट्रिकल है, तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? फिर ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? और इसके बीच में ये डिस्टेंस क्या है? वेरी गुड, सेम है। अगर ये आइडेंटिकल है ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी? फिर अगर हम इस पे यहाँ डिस्टेंस बनाए तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी? आपको देखने में आगे पीछे लग सकती है कि ये लाइन बड़ी है और छोटी है, बट सिमेट्रिकल में दोनों इक्वल होंगे। समझ गए ना? तो इसका मतलब इस लाइन पे कहीं किसी भी पोजीशन पे इसकी कोई डिस्टेंस चेंज, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एनी गिवन लाइंस?
if you have a 2 points A and B, A and B. Now the coordinate of A is a x1 y1 and coordinate of B is a x2 y2. Find the coordinate of midpoint. How to find? x1 plus x2 upon 2 is the coordinate of x-axis. Now the y1 plus y2. y1 plus y2 upon 2. Now the x1 is? y1 is? Very good. Then देखिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉमा 0 प्लस 0 अपॉन नाउ द अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. ठीक है कॉमा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं घुमा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ जाना. अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमा इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट गिवन पॉइंट्स. ओके, इसको कोई भी नाम दे दो, सी जो भी देना है. समझ आया? नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? इसमें ए क्या है? आप इसको कैपिटल ले लो जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर सको. ठीक है, तो ए क्या है? ए को हम क्या कंसीडर कर लें? नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो ए ही तो है. ए का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? और एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सी. अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक हमारा फार्मूला आएगा. दरअसल ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं या फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं या जिनको टेक्निकल लाइन में आगे जाना होता है, क्योंकि जो ये इतना डेप्थ में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक नहीं है जो अभी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं. इसके लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा. तो ये फाउंडेशन के लिए बेसिकली है. जो बच्चे एनटीएससी करना चाहते हैं उनका बेसिक यही है. जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, अनुजा अरोड़ा जैसी बुक्स को पढ़ते हैं या जिनके पास पियर्सन है, सेम यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें. ओके, अब यहाँ देखिएगा आपने एक रूल पढ़ा है क्वाड्रेटिक के अंदर जो कि हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे. अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया, तो हम आपको एक रूल बता देते हैं उसको अप्लाई कैसे करना. एक होता है सम ऑफ जीरोज. क्या होता है? सम ऑफ जीरोज. इसको कहते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं इसको हटा दे रहा हूं. ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट आप ध्यान रखिएगा इसके, इसको हटाते हैं. अब यहां देखिए, यहां अच्छे से समझ आएगा. तो हम पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोज. ये क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो फिलहाल ये हमारा थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, बट हम आपको बताएंगे. माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको आप याद रखिएगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे जो आपने ये वर्ड इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं ये आपके क्या आ गए? माइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन, और अल्फा बीटा को आप क्या बोलते हो? माइनस. वेरी गुड. अब इस कोऑर्डिनेट में यहाँ चेक करिएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हो? माइनस बी, और अपॉन में 2 तो है और बी अपॉन ए होता है, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? माइनस बी अपॉन. दैट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फर्स्ट ऑन. ये आपको जो दिया है वो किसका है? ओनली फॉर एक्स एक्सिस, और ये वाई का है. अब इसको कैसे निकालना है? तो ये समझ आया ना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. और आपने जो मिड पॉइंट और दोनों की हेल्प से सिमेट्रिकल ज्योमेट्री पे जो प्रॉपर्टी यूज करके आपने ये कोऑर्डिनेट निकाल रखा है, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमा नाउ द अल्फा प्लस बीटा इज नोन एज माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ अपॉन में 2 पहले से था. तो ये फर्स्ट जो एक्स एक्सिस पे आपको जो मिड पॉइंट में एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं, जब एक्स एक्सिस पे होता है तो एब्सिसा और वाई एक्स पे हो तो ऑर्डिनेट, और दोनों मिल जाए तो कोऑर्डिनेट. अब ये आपको निकालना है. ठीक है, क्या आपको ये समझ आया अच्छे से? है ना. अब इसमें क्या करना है? जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, सब आप ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो आपको बस काम इतना सा कर रहे हैं. वर्टेक्स का जो वाई एक्स है जिसको ऑर्डिनेट बोलते हो, तो पुट कर दो बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. तो यहाँ चेक करना, a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0.
ठीक है, इधर देखिए आप, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए निगेटिव है, बट मैंने आपको अभी बताया अगर निगेटिव की पावर इवन है, दो क्या होता है इवन, तो रिजल्ट क्या रहेगा पॉजिटिव, प्लस यहाँ बी इंटू बी स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू निगेटिव माइनस, और प्लस इसके अपॉन में बेटा क्या ले लें यहाँ 1, ए से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी अपॉन 1। एलसीएम क्या है इसका 4a। देखो बेटा एलसीएम क्या आ गया 4a, तो ऊपर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2 2 सा तो माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 4ac। समझ आया? देखो एलसीएम समझ आया। इससे इसको डिवाइड किया क्या बचा 1 की इससे मल्टीप्लाई की तो यही आया। 2a से 4a को डिवाइड करो क्या आया 2, और 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई की माइनस 2b स्क्वायर, प्लस 1 से 4a को डिवाइड करो 4a को c से मल्टीप्लाई करो 4ac। समझ गए? b स्क्वायर में माइनस 2b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, माइनस b स्क्वायर बचेगा, ओके, और अपॉन में 4a। देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं, माइनस कॉमन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? वेरी गुड। तो अंदर क्या बचा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a। आपको आप जानते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये है डिस्क्रिमिनेंट डी, तो इसको क्या लिखते हैं हम डी, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a। ये किसका कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस। तो आप समझ पा रहे हैं ना ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कहाँ से आए। एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, सेकेंडरी है कि ये पता होना चाहिए कैसे आए। तो 10th के आपसे इसका प्रूफ तो नहीं मांगेगा, लेकिन जो एनटीएससी और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला की हेल्प से सॉल्व करेंगे, या फिर आप नो रियल रूट्स, हाउ मेनी रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी इस सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो इसीलिए आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। फिर मैं आपको जो मैंने आपको बेसिक बताया पैराबोला का, तो आपको क्या करना है कि अब बेल आइकन को दबा के रखना है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, पहला मेरा प्रेफरेंस ये है कि जो एकेडमिक बच्चे हैं जिनको एनसीईआरटी के टोटल सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएं एक्सरसाइज के, तो जो पहला एम है वो फुल्ली एनसीईआरटी को मैं सॉल्व करके डालूंगा चैप्टर वाइज हर एक एक्सरसाइज को। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए या क्वेश्चंस को देखना है किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो सॉल्व करके डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी प्रॉब्लम, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये अपने दोस्तों को शेयर करना है, बेल आइकन को जरूर दबा के रखना है।